नमस्कार दोस्तों आप सबको मेरे YouTube चैनल ABS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग मंत्रा पब्लिकेशन के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो टेस्ट सीरीज जारी की गई है उसको आज से देखेंगे। और जो हमारी परीक्षा है वो 22 दिसंबर को जो है कि प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग जो है कि पहले कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि सेक्शनल वाइज हैं, उन्हें देखेंगे, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो आज जो दोस्तों पहला टेस्ट है वो है हिस्ट्री सेक्शन का, और हिस्ट्री सेक्शन में पूरे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से सभी से जो है कि सवाल आए हैं इस टेस्ट में। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए टेस्ट नंबर 1 के और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है नहरान, नौदा टोली, खैराडीह और सोहगौरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नौदा टोली। दोस्तों नौदा टोली जो है कि यह पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, और जो बाकी सभी हैं नहरान, खैराडीह, सोहगौरा, ये सभी उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाणिक पुरास्थल हैं। तो दोस्तों हमको ये भी जानना चाहिए कि ऐसी ताम्रपाषाणिक सभ्यता क्या थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता से पूर्व जो है कि तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की विशेषता वाली जो प्राचीन संस्कृति है उसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा गया है। और भारत में ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। भारत में देखिए सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का में भी जो गेहूं का जो साक्ष्य मिलता है वो दोस्तों मिलता है आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित लहुरा देव नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया स्थल और दूसरी तरफ दिया उत्खननकर्ता, मतलब उसके खुदाई करने वाले कौन हैं। तो हड़प्पा के सामने दिया है राखालदास बनर्जी, चन्हूदड़ों के सामने दिया है मैके, और रोपड़ के सामने यज्ञदत्त शर्मा, और लोथल के सामने जो है कि RS बिष्ट। विकल्प दे रहा है कि ऑप्शन ए दे रहा है कि केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी दे रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी दे रहा है कि तीसरा और चौथा सही है, और ऑप्शन डी दे रहा है कि पहला और चौथा सही है। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी, मतलब कि पहला और चौथा विकल्प जो है कि वो सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों जो है कि सुमेलित हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत सवाल आते हैं कि एक तरफ दे देता है स्थल और उनके उत्खननकर्ता के नाम पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट या कभी जो है कि इसी तरह से मैच कराने को देता है। कभी मैच कराने को फिर कूट बना के दे देगा, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, या इनमें से कौन कौन सा जो है कि जोड़ा मैच कर रहा है। तो दोस्तों देखिए हम आपको कुछ स्थल जो हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित हैं और उनके उत्खननकर्ता का हम नाम बता दे रहे हैं, और वो कभी भी एग्ज़ाम में पूछे तो आप वहाँ से जो है कि याद करके उन प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा नामक स्थल है दोस्तों, ये जो है कि इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी, जबकि यहाँ पे दिया है राखालदास बनर्जी। तो इस तरह से ये जो है कि सही नहीं है। उसके बाद चन्हूदड़ो जो है दोस्तों, चन्हूदड़ो के उत्खनन करता है मैके, और रोपड़ नामक स्थान जो है उसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा, और लोथल जो है इसके उत्खनन करता है दोस्तों RS राव। यहाँ पे दिया है RS बिष्ट। तो इस वजह से पहला और चौथा जो है कि जोड़ा सही नहीं है। और मोहनजोदड़ो जो है जो दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामक स्थल के जो उत्खनन करता है वो है राखालदास बनर्जी, और जबकि RS बिष्ट भी दिया है। तो RS बिष्ट जान जाइए, RS बिष्ट किसके उत्खनन करता है। तो RS बिष्ट दोस्तों जो है ये धौलावीरा के उत्खनन करता है। किसके? धौलावीरा के। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा, हुलास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है, मांडा। देखिए उपर्युक्त जो विकल्प दिए हैं, मांडा ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भी आप साथ ही साथ जानते रहिए कि मांडा है कहाँ, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थान भी है। और मांडा के अतिरिक्त जो है कि दोस्तों सुरकोटडा, धौलावीरा, राखीगढ़ी जो है कि सैंधव स्थल हैं जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे तो आपका जो है कि मांडा ही दिया है। अब अगली बार शायद सवाल में या जब जो मेन एग्ज़ाम हम लोग देंगे वहाँ पे मांडा ना दे करके सुरकोटडा दे दे, धौलावीरा दे दे, राखीगढ़ी दे दे, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। मतलब कि मांडा
और सुरकोटडा और धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये ऐसे स्थल हैं जो कि तीनों मतलब कि प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व ये स्थान जो है कि करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। दैमाबाद सही सुमेलित है पूछ रहा, मतलब कि 3 असुमेलित होंगे, मिसमैच होगा 3 और एक ही जो है कि मैच करेगा जोड़ा। दैमाबाद गोदावरी नदी और आलमगीरपुर यमुना नदी, सुतकांगेडोर जो है कि दास्क नदी और मांडा सिंधु नदी। तो दोस्तों इसमें से जो सही जोड़ा है वह है आपका सुतकांगेडोर, यही सही है और बाकी जोड़ा जो है कि गलत है। देखिए दैमाबाद दोस्तों जो है ये गोदावरी नदी के तट पर न अवस्थित होकर के ये प्रवरा नदी के तट पर है, और आलमगीरपुर जो है ये यमुना नदी के तट पर न होकर के हिंडन नदी के तट पर है, और मांडा जो है यह सिंधु नदी के तट पर न होकर के चेनाब नदी के तट पर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अफगानिस्तान, इसका जो है कि सही है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों तक था। प्रमुख हड़प्पा स्थल जो है सारतुलई, यह वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस पशु चित्र का हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है। बैल, हिरन, घोड़ा, गैंडा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है घोड़ा। घोड़ा जो है कि वह प्राक हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली हैं उनके मोहरों पर घोड़ा का चित्र नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से लगभग 4000 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो आमतौर पर चौकोर शक्ल में सेलखड़ी से निर्मित है, और इन मोहरों पर अनेक पशुओं के चित्र हैं, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र मौजूद नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए कथन नंबर 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों जो है कि ऑप्शन डी जो है इसमें हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यह कथन असत्य है। बाकी तीनों जो है कि सत्य है। मतलब सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में उपर्युक्त सभी, देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे अंतिम संस्कार के विभिन्न प्रकृतियों का पाया जाना। और हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अन्य जो सभी कथन है, मतलब कि उपर्युक्त तीनों जो ऑप्शन ए और बी मतलब कथन नंबर 1, बी और सी, ये सभी सही हैं। और यहाँ पे जो है कि दे रहा है कि पुनर्जन्म, ये वाला दोस्तों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है। सिंधु सभ्यता के संबंध में पूछ रहा है कि कौन एक प्रचलित मत है। तो पहला दिया है कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन डी है, मतलब उपर्युक्त सभी जो है यह सही है। मतलब कि तीनों बातें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रचलन का कारण रही हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में जो सभी बातें हैं, मतलब कि आपका बाढ़ और भूकंप की प्राकृतिक आपदा और नदी मार्ग परिवर्तन और आर्यों का आक्रमण, ये सभी जो है कि मत प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो है वह जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, विदेशी व्यापार में कमी आदि को भी सिंधु सभ्यता के पतन का एक जो है कि प्रमुख कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार कौन से सी नदी शामिल नहीं है। सप्त सिंधु का जो क्षेत्र विस्तार है उसमें से दे रहा है कि पूछ रहा है कि निम्न 4 नदियों में से कौन सी नदी शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है वितस्ता, दूसरा है अस्किनी, तीसरा है गोमल और चौथा है सरस्वती। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी गोमल नदी। देखिए प्राचीन आर्यों के निवास स्थल जो है कि सप्त सिंधु के क्षेत्र दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक फैले हुए थे, और इनमें 7 नदियां शामिल थी। सप्त सिंधु क्षेत्र में जो है कि 7 नदियां शामिल थीं, और इसीलिए इसे जो है कि सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। वो 7 नदियां कौन कौन है दोस्तों? सिंधु है, और वितस्ता है जिसका नाम झेलम है प्रेजेंट टाइम में, और अस्किनी है अब जिसे जो है कि चेनाब के नाम से जाना जाता है, और परुशड़ी है जिसे अब रावी के नाम से जाना जाता है, विपाशा थी जिसे जो है कि व्यास नाम से जाना जाता है, और सतुद्री जिसे अब सतलज के नाम से जाना जाता है, और एक सरस्वती नदी। प्राचीन नदी गोमल को जो है कि वर्तमान में गोमती नदी से पहचाना जाता है।
तो ये दोस्तों जो है कि यही गोमल नदी जो है कि मतलब गोमती नदी यही सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। क्या दोस्तों देखिए इसमें से जो है कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ग्रंथ है। देखिए दोस्तों ये ब्राह्मण बहुत मैच कराने को आता है, एक तरफ दे देता है वेदों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ब्राह्मण। तो आप लोग याद रख लीजिए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी, और सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, उनका नाम है जैमिनी और ताड्य। और उसके बाद यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण, उनका नाम है शतपथ और तैत्तिरीय, और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है शतपथ ब्राह्मण किस वेद का जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ है दोस्तों जो है कि यजुर्वेद का। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया? सूर्य, इंद्र, वरुण, विष्णु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंद्र। इंद्र को जो है कि देखिए उत्तर वैदिक काल में कृषि वैदिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गई। कृषि हेतु बैलों भैंसों को घरों में पाला जाने लगा तथा इंद्र जो वर्षा के देवता थे को कृषि का देवता उपनाम भी जो है कि प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थंकर एक तरफ दिया और दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए इनमें से पूछ रहा है कि कौन एक सुमेलित है, मतलब बाकी 3 असुमेलित होंगे। तो इनमें से जो सुमेलित है दोस्तों वो है पार्श्वनाथ का सर्प। पार्श्वनाथ का जो है कि प्रतीक चिन्ह सर्प है और बाकी सब जो है कि सही नहीं है। तो देखिए इनके और बाकी के क्या क्या सही हो सकता है। नेमिनाथ का जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह है यहाँ पे दिया है अश्व, जबकि नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है शंख। और अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों दिया है कलश, तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी। और मल्लीनाथ का दिया है सिंह, तो उनका सिंह न होकर के दोस्तों क्या है, मल्लीनाथ का है कलश। और ऋषभ देव का आप जान जाइए, जबकि दिया नहीं है, पूछा जा सकता है। ऋषभ देव जो थे उनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है बैल, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। तो एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए, और किसी भी और भी परीक्षा में आपको जो है कि यहाँ से सवाल फंस सकता है। ऐसे ही मिसमैच कराने को, मिसमैच जोड़ी पूछ लेगा या इनमें से कौन सा एक सुमेलित है बाकी असुमेलित रहेंगे। तो दोस्तों नेमिनाथ जो हैं, नेमिनाथ का जैन तीर्थंकर जो नेमिनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह है शंख, और अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है कलश, और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूसरा है कि बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। कूट बनाया है मतलब विकल्प की केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प सही है दोस्तों वो है कि उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, मतलब कि सभी गलत हैं। देखिए बौद्ध दर्शन के संबंध में जो सभी कथन दिए हैं ये सही नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानता है, जबकि इसमें दे रहा है कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों बौद्ध दर्शन जो है कि आत्मा की सत्ता को ये अस्वीकार करता है, मतलब बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आत्मा की सत्ता को यह अस्वीकार करता है, उसके बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानता है। तो यहाँ पे देखिए पलट दिया है, पहला कथन दे दिया है कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जबकि आत्मा की सत्ता को बौद्ध दर्शन स्वीकार नहीं करता है। दूसरा कथन दे रहा है कि बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। तो दोस्तों आत्मा की सत्ता को अस्वीकारने के बावजूद जो है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है कि दे दिया है वो आपके महाजनपद, और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दे दिया है। तो इनमें से कौन सी राजधानी अपने महाजनपद से नहीं मिल रही है वो हमको ढूंढना है। ऑप्शन ए है कि चेदी, सोथिवती, अस्मक, पोटिल, और कम्बोज, हाटक, अंग, राजगिरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है कि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अंग है दोस्तों, अंग राज्य की जो राजधानी है वो चंपा थी, जबकि राजगृह दिया है यहाँ पे, राजगृह जो है दोस्तों वो मगध की राजधानी थी। बाकी सब दो कि चेदी की राजधानी सोतिवती सही है, अस्मक की पोटिल या पोटन जो भी मिले आपको वो सही है, कम्बोज की राजधानी हाटक है, यह भी सही है।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजित, बिंबिसार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का उदयन। उदयन जो है कि हर्यंक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना का कर सर्वप्रथम जो है कि मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित जो है कि किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। ऑप्शन है नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नालंदा। नालंदा जो है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। देखिए मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला तथा उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे, जो कि ये नालंदा नहीं माना जाता था। आगे है क्वेश्चन कि भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है नासिक अभिलेख से और नानाघाट अभिलेख से। एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से, मेहरौली चंद्र अभिलेख से। पूछ रहा है कि दिए हुए अभिलेख में से किससे जो है कि भूमिदान का पहला साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों ये है नानाघाट अभिलेख से। आंध्र सातवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने जो है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि आपका हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा नानाघाट अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था? चौल बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह, भड़ौच बंदरगाह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भड़ौच बंदरगाह। गुप्त काल में जो है कि पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कल्याण, कैम्बे प्रमुख थे। भृगु कक्ष अथवा भड़ौच जो है कि पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ जो है कि समुद्री व्यापार होता था। तो पूछा है कि गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख था? तो भड़ौच जो है कि सर्वप्रमुख था। बाकी सभी हैं लेकिन प्रमुख जो है कि भड़ौच ही था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन है तोरमाड़, साल, मिहिरकुल, दंतिदुर्ग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तोरमाड़। तोरमाड़ के समय में जो है कि देखिए दोस्तों क्या है कि हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी और इनका प्रथम आक्रमण जो है कि स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुशनवाज ने किया था। जबकि हूणों का दूसरा आक्रमण जो है कि तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ और उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय, धर्म विजय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का, वो है धर्म विजय। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए थे, इसलिए इस विजय को जो है कि धर्म विजय कहा गया। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा? सिकंदर, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब है घनानंद। अंतिम नंद राजा घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था, जो एक राट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक था। और यूनानी लोग जो है कि घनानंद को अग्रमीज एवं जो है कि जैंद्रमीज कहते थे। कौन कहते थे ये भी याद रखना है दोस्तों, यूनानी लोग कहते थे घनानंद को, क्या कहते थे? अग्रमीज एवं जैंद्रमीज। और क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावधान, गार्गी संहिता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम महामात्योपसर्ग जो है कि मिलता है। और इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने किया है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है। और गार्गी संहिता ज्योतिष की पुस्तक है, जिसमें जो है कि यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और दिव्यावधान एक बौद्ध ग्रंथ है।
तो दोस्तों इसमें जो है कि गुप्तचर प्रणाली के बारे में पूछा है, तो गुप्तचर प्रणाली का वर्णन जो मिलता है वो अर्थशास्त्र से मिलता है। और गुप्तचर विभाग को जो नाम दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है महामात्यप सर्प जो है कि मिलता है। और इंडिका की रचना, इंडिका जिसमें दिया है, तो आप लोग जान जाइए कि इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने किया है। और पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख जो है कि इसमें मिलता है मेगास्थनीज में। और ये दोस्तों जो है कि गार्गी संहिता जो है, ये गार्गी संहिता एक ज्योतिष की पुस्तक है जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और दिव्यावदान जो दिया है विकल्प में, वो जो है कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। पूछा है कि किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? आगोथवलीज और हुविस्क, चंद्रगुप्त, भागभद्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही विकल्प है वो है हुविस्क। देखिए, कुषाणों ने ही जो है कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे। और हुविस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इनमें जो है कि बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि शामिल हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना कार का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है वीरसेन साव, वीरसेन साव, हरिसेन, वत्स भट्टी, कालिदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वत्स भट्टी, क्योंकि वत्स भट्टी जो है कि दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम का, जो कि गुप्त वंश देखिए, वत्स भट्ट जो है ये कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। और इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। और वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था। और इनकी रचना जो है कि इसकी रचना जो है उदयगिरी गुहालेख है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जबकि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयक और रघुवंशम, मेघदूत इत्यादि जो है कि रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका, हर्ष, हर्षचरित्र, वाणभट्ट और सूर्य शतक, मयूर शतक, जयसेन। तो पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं दोस्तों वो है कि मयूर शतक, जयसेन। मयूर शतक का जयसेन जो सुमेलन किया है वो सही नहीं है। देखिए, मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना जो है कि मयूर ने किया है। मयूर शतक को ही जो है कि सूर्य शतक भी कहा जाता है। उसकी रचना जो है कि मयूर ने किया है, जो हर्ष के दरबार का एक विद्वान था। और इसके अलावा इसके दरबार में जो है कि हर्ष के अलावा मतलब इनके सूर्य शतक की रचना जो कि जिन्होंने किया है मयूर, और ये हर्ष के दरबार के विद्वान थे। इनके अलावा जो हर्ष के दरबार में जो विद्वान थे उनका नाम था हरिदत्त एवं जयसेन। तो प्रियदर्शिका जो है कि यह हर्ष सही है, और हर्षचरित वाणभट्ट ये भी सही है के रचनाकार हैं। और सूर्य शतक के जो है कि मयूर हैं। और मयूर शतक का दिया है दोस्तों इसके दिया है कि जयसेन, जबकि इसके हैं यही मयूर ही हैं। और मयूर जो है कि ये हर्ष के दरबार के एक विद्वान थे। और इनके अलावा जो विद्वान हैं वो हैं हरिदत्त हैं हर्ष के दरबार के, और जयसेन हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में करवाया? निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण जो है कि बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? तो ऑप्शन दे रहा है सुदामा गुफा, लोमर्स गुफा, करल चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है लोमर्स गुफा। लोमर्स गुफा जो है कि यह बराबर की पहाड़ी में नहीं है। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपार गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ी में करवाया था। जबकि अशोक के पौत्र जो थे दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में लोमर्सी गुफा का निर्माण करवाया था। तो बराबर की पहाड़ी में लोमर्सी गुफा न होकर के ये कहाँ है दोस्तों? यह है नागार्जुनी पहाड़ी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक के जो पौत्र थे दशरथ ने जो है कि करवाया था। उपर्युक्त जो सभी गुफाएं हैं आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। मतलब कि इनके लोमर्स गुफा के अलावा जो सभी गुफाएं हैं ये जो है दोस्तों आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? पूछ रहा है कि मौर्य सभी जो है कि मौर्यकालीन कर हैं, लेकिन कौन इनमें से जो कर है वह एक प्रकार का धार्मिक कर था?
बलि, रज्जु, विविध, हरिण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 28 का वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का बलि। बलि जो है दोस्तों, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, और जो रज्जु था वह भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। विविध जो था वह चारागाह कर था, और हिरण्य जो था यह एक नकद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर के नकद में लिया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? शकों तथा पार्थियन और शकों तथा पार्थियन, कुषाणों ने, शकों तथा कुषाणों ने, डेमेट्रियस ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कुषाणों ने। देखिए, शकों तथा पार्थियन ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया, मतलब कि शकों तथा पार्थियनों ने जो है कि संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया। शकों तथा कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपी प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने जो है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? सोना, चांदी, तांबा, सीसा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है चांदी। देखिए, सोने के जो सिक्के थे उनको कहा जाता था, उनके नाम थे निष्क, स्वर्ण और पल। और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें शतमान कहा जाता था, और तांबे के जो सिक्के थे वो थे काकिनी, और करसापण के जो सिक्के थे वो थे सोना। करसापण जो सिक्का था वो सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा आदि धातुओं का जो है कि होता था, जबकि तांबे के जो सिक्के थे वो काकिनी था, और चांदी का सिक्का शतमान, और सोने का जो सिक्का था निष्क, स्वर्ण, पल, ये सब था। और क्वेश्चन नंबर तो देखिए सवाल यही था कि शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो शतमान सिक्के जो ढाले जाते थे वो ढाले जाते थे चांदी के। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। देखिए, कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों कुमारगुप्त दिया ही नहीं है, और जबकि ऑप्शन ए अगर कुमारगुप्त होता, क्वेश्चन नंबर 31 महेंद्रादित्य सही होगा दोस्तों, क्योंकि महेंद्रादित्य जो है कि कुमारगुप्त की एक उपाधि है, और कुमारगुप्त ने ही जो है कि हमने विकल्प ए बोल दिया था, जबकि 31 का विकल्प सी सही है, जिसे महेंद्रादित्य मतलब कि विकल्प में सही है, क्योंकि महेंद्रादित्य जो है ये कुमारगुप्त की एक उपाधि थी, और कुमारगुप्त ने ही जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में यह बिहार के राजगीर के समीप स्थित है, जिसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया, और अभी हाल फिलहाल में जो है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के उसे जो है कि पुनः से जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने या उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसे वापस दिलाने के लिए वहाँ पे जो है कि प्रयास होगा, कुछ ऐसा उन्होंने जाकर के बातें बोली है। तो जिस वजह से नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में है करंट के हिसाब से। तो करंट ओरिएंटेड सवाल जो है कि ट्रेडिशनल उठा करके जोड़ करके पूछ सकता है ये सवाल। तो अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, विकल्प पहले सुन लीजिए, कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो इसका जो पूछ रहा है कि कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो जो नहीं संबंधित वो है लिंगराज मंदिर। देखिए, सूर्य मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है, इसका निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा किया गया था, और राज सिंह शैली का यह प्रथम उदाहरण भी है। और कैलाशनाथ मंदिर जो है दोस्तों ये कांची में स्थित है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह पल्लवों के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था, और यही पूछ रहा है कि पल्लव काल से संबंधित नहीं है, तो यही लिंगराज मंदिर, क्योंकि इसका सोमवंशी राजाओं से संबंध है। लिंगराज मंदिर दोस्तों जो है यह पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में लिंगराज मंदिर का जो है कि नाम कृतिवास मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है कि वातापी कोंड उपाधि धारण की थी?
महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है कि वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को जो है कि पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है कि शत्रुमल्ल, परमेश्वर प्रथम ने जो है कि एकमल्ल तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कि अमित्रमल्ल की उपाधियां धारण की थी। तो इनमें से जो है कि हमको क्वेश्चन नंबर 33 था, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों ने देख लिया। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतिदुर्ग, परमेश्वर वर्मन, भद्रवर्मन। तो इसका जो 34 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है अपराजित। देखिए, कांची के पल्लव वंश का संस्थापक जो था वह सिंहवर्मा था, और जबकि उनका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है पल्लव वंश का वो सिंहविष्णु था। और अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक जो था वो था अपराजित वर्मन, जबकि अंतिम शासक कंपवर्मा था। लेकिन महत्वपूर्ण पूछा है दोस्तों तो वही अपराजित वर्मन जो है कि सही होगा। और पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो थी कांची, जबकि कावेरी नदी को जो कि पल्लवों की प्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? नासिक, एलोरा और पीतल खेड़ा, अजंता। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है एलोरा गुफा, क्योंकि एलोरा में जो है कि बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध और 13 से 29 हिंदुओं तथा 30 से 34 गुफाएं जो है कि नंबर तक की गुफा जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है भवभूति। भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। यहीं पर भवभूति ने संस्कृत के 3 नाटक महावीर चरित और मालती माधव एवं उत्तर रामचरित लिखा था। और राजतरंगिणी में वर्णित है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया और उसके दरबार में रहने वाले वाक्पति एवं भवभूति को जो है कि कश्मीर ले आया। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? मोहम्मद गजनी जब भारत से वापस जा रहा था तो वह किसके द्वारा मारा गया? जयचंद्र द्वारा, मलिकों द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा, खोखरों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 37 का वो है खोखरों द्वारा। मोहम्मद गौरी के सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। चंद्रप्रदायी इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। गौरी के शव को जो है कि गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण जो था वो था 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं पर हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है लाहौर में। 1210 ईस्वी में ऐबक की लाहौर में जो है कि चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह ऐबक जनजाति का तुर्क था। ऐबक को जो है कि पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, कुरान खां और हातिम द्वितीय इत्यादि भी जो है कि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी, खीफाई और गुंज करलुग। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका इलवरी। देखिए, बलबन का जन्म जो है कि तुर्कों की इलवरी शाखा में हुआ था। उसका मूल नाम बहाउद्दीन था। जब वो सुल्तान बना तो उसने गियाउद्दीन की उपाधि धारण की और उसकी एक अन्य उपाधि जो थी वो थी उलूग खां। और बलबन को द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक भी जो है कि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से
दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो ये सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन महावत खान और शाहजहां एवं औरंगजेब ने अपने सामरिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही किया था और दक्षिण भारत में पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ था। वहीं दक्षिण जाने पर वह पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय मलिक काफूर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो खां, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में जो सही जवाब है दोस्तों वो है खुसरो खां। देखिए, खुसरो मलिक जो था ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया और मुबारक खिलजी ने उसे जो है कि खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि महासत निम्न में से संबंधित था। महासत किससे संबंधित था? भूमि से, सिक्का से, सेना से, न्याय से। तो उसका सही जवाब है दोस्तों भूमि से। देखिए, पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त महासत कहलाता था। पैमाइश के आधार पर जब भू राजस्व का बंदोबस्त होता था तो उसे महासत कहा जाता था। इसमें प्रति इकाई विस्वा को आधार बनाया जाता था और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने महासत को अपनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? मतलब कि अमीर खुसरो ने अपनी जो रचना की थी आशिका वो किसके आदेश पर लिखी? रायकरण, देवल रानी, खिज्र खान, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब दोस्तों खिज्र खान की आशिका जो है कि देवल देवी एवं खिज्र खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। उन्होंने 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखक खिज्र खां के आदेश पर किया था। इस पुस्तक का जो लेखन किया था वो खिज्र खां के आदेश पर किया था। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं के बंदी बना लिए जाने की भी सूचना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंतिदुर्ग था। संजन अभिलेख से पता चलता है कि दंतिदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था। यज्ञ में प्रतिहारों के द्वारपाल की भूमिका निभाई थी और उसने तुला पुरुषदान यज्ञ भी जो है कि संपन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वह कौन थी? महासभा, कुरी, नगरम और पेरुंगिरी। तो इनमें से जो सही जवाब है दोस्तों वह है नगरम। नगरम जो है यह चोल काल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को वलंजियर भी कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार तथा उसके अधीन रहने वाली भूमि को जो है कि नगरक्कनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नूक, हर्ष। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों जय शक्ति है। चंदेल राज्य जो था वो बुंदेलखंड में स्थित था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जयशक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपना नाम जेजाक भुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। चंदेलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कालिंजर और राजा धंग ने खजुराहो को चंदेलों की जो है कि राजधानी बनाया था। तब से खजुराहो ही चंदेलों की जो है कि राजधानी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया? किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात जो है कि अर्श आशियानी कहा गया? और विकल्प दे रहा है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि अकबर। देखिए,
मुगल काल के सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी मतलब स्वर्ग में रहने वाला जो है कि कहा गया। अर्श आसियानी का मतलब है स्वर्ग में रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 फरवरी 1659 और देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। तो इसमें से दोस्तों जो सही नहीं है वो है सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658। ये जो है कि सही नहीं है। देखिए सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वह हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी को दारा शिकोह एवं औरंगजेब की सेना के मध्य। और इस युद्ध में जो है कि दारा शिकोह पराजित हुआ था और युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी वो उसकी तारीख के साथ समय पूछा है। 10 मई 1664 और 10 मई 1665, 11 जून 1665 और 18 जुलाई 1667। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 11 जून 1665 ईस्वी को जो है कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। देखिए 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। संधि के कारण शिवाजी की छवि को जो है कि बहुत नुकसान हुआ और इसी संधि के फलस्वरूप शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने की सहमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि बाबर का वजीर निज़ामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किस बाबर का उत्तराधिकारी बनना चाहता था? बाबर का जो वजीर था निज़ामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे जो है कि बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ऑप्शन है अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहदी ख्वाजा, हिंदू बेग। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है मेहदी ख्वाजा। देखिए बाबर का जो वजीर था निज़ामुद्दीन एक योग्य प्रशासक एवं वीर योद्धा था। वह लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। निज़ामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान मेहदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाया जाए। हुमायूं के स्थान पर जो है कि यह मेहदी ख्वाजा को जो है कि उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब आज के सेशन का दोस्तों आखिरी सवाल है कि 51 क्वेश्चन रहने देते फिर आगे के सवाल जो है कि कल करेंगे। निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और बाबर का मकबरा और बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, जबकि हमने बाबर का मकबरा कह दिया। और जो ऑप्शन डी है वो है जोधाबाई का महल। तो इसमें दोस्तों ताजमहल का जो पूर्वगामी कहा जाता है वो कहा जाता है हुमायूं के मकबरा को। देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा कराया गया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं और अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, मैं आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।